को देखेंगे। एक होगा हमारा जब फोर्स कांस्टेंट रहता है, और एक होता है चेंजिंग फोर्स। चेंजिंग फोर्स का मतलब ही आपके पास इंटीग्रेशन आने वाला है। तो जब भी आप कहीं पे भी ना चेंजिंग वर्ड देखो फिजिक्स में, तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन के बारे में यूज करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसको और क्लियरली देखते हैं। हमने देखा था हमारे दुनिया में जो फोर्स है वो एक्सीलरेशन क्रिएट करता है, वेलोसिटी नहीं क्रिएट करता। क्या करता है? एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। दैट मीन्स कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन से मूव करता है, जो कि हमने बहुत क्लियरली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक्सीलरेटेड मोशन क्या है। अब कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आता है। जैसे मैंने कहा जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल के इक्वल्स टू करते हो तो मास आता है। ये मास एक बहुत खतरनाक चीज है। कल मुझे पता लगा, मैं पढ़ रहा था कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये मास जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में इतना इजीली आ जाता है ना, ये बंदा जब आप सेकेंड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे ये जो मास है ये क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा हलचल मचाता है, कैसे ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो मास इतना इजी नहीं है जितना इजी हमने सोचा था। कुछ ना कुछ बहुत ही डीप चल रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स में मास को लेके। जैसे कि उस दिन मैंने कहा था हमारे दुनिया में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास 0 होता है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं एज एनर्जी पैकेट्स। उनको हम बोलेंगे फोटॉन्स। अब फोटॉन्स का डायनामिक्स हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स बोलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कोई भी बंदा जिसका मास 0 होगा, जो एक्सीलरेशन होगा उसका इन्फिनिटी होगा। बट हमको पता है फोटोन जब मूव करता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी c व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि देखो इनफाइनाइट एक्सीलरेशन पॉसिबल है, और थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक और क्वांटम रियलिज्म में भी आ जाएंगे या दोनों को मिला भी लेंगे तो वो बोलता है कि नहीं, आपका जो मैक्सिमम स्पीड आप इस दुनिया में देख पाओगे वो आपका c होगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। दो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं मास तो है ही एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम बाद में फिर से और डीपली डिस्कस करेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिकल केस में आएंगे। इससे पहले थोड़ा सा और F इज इक्वल टू ma के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने कहा था दो केसेस बन रहे हैं, एक है कांस्टेंट फोर्स जिसके बारे में मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूं, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और एक है चेंजिंग फोर्स। इसका इंटीग्रेशन से बहुत लेना देना है। कांस्टेंट फोर्स जैसे आप अर्थ के सरफेस में एक्सपीरियंस करते हो, हर एक बंदा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? g। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है और एक्सेलरेशन g है, इसका मतलब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? ग्रेविटी की वजह से Fg इज इक्वल टू mg। यही तो लिखते हैं हम। आप जब 10th क्लास का या 11th क्लास 12th क्लास का जो भी हो पढ़ते हो, F इज इक्वल टू mg लिखते हो। इट्स ए क्लियर इंडिकेशन मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो F भी कांस्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस में जब आप जंप मारते हो और नीचे आते हो, तो कहीं ना कहीं जंप मारते टाइम आप डी एक्सीलरेट होते हो और नीचे आते टाइम एक्सीलरेट होते हो। इसलिए जब कोई आदमी सेकंड फ्लोर से कूदेगा और कोई बंदा 5th फ्लोर से कूदेगा, तो सेकंड फ्लोर वाला हाथ पैर टूट के बच भी जाएगा, 5th फ्लोर वाला शायद ना भी बचे, क्योंकि 5th फ्लोर से जब जंप मार रहा है वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसके लिए उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली
उसका वेलोसिटी एनहांस कर रहा है, बट फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, बट ओवरऑल हमारे दुनिया में जो अर्थ के आसपास है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हाँ, किसी को कोई पूछना था? किसी को कुछ पूछना था? हाँ रश्मिता। सर मुझे इंटीग्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, ये पूछना कौन सा था। वाला? सर हम जब हम कुछ न्यूमेरिकल में यूज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल में यूज क्यों नहीं करते? हाँ, वही मैं आज बताने वाला हूँ। ये जो ओवरऑल मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उसी पे बेस्ड है, ठीक है? तो अब ये हो गया आपका कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स में हर चीज बहुत, मैथमेटिक्स पूरा सिंपल होता है। जैसे कि कुछ सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि आपका अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पहला पॉइंट है कि उल्टा जाते हैं। अगर मैं कहूंगा फोर्स कांस्टेंट है तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि जी भी कांस्टेंट होगा। जी मतलब और प्रिसाइसली एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, हाँ या नहीं? उल्टा जाते हैं, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू at। कोई इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए कोई इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। यहां तक थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द स्टोरी में, चेंजिंग फोर्स। अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसा दुनिया है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक एक्सीलरेशन फील होता है और वो एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। बहुत वियर्ड लगेगा आपको, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस दुनिया का फ्लक्चुएट हो रहा है, समहाउ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि ग्रेविटी इंक्रीज होता जाता है। फिर से ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल दुनिया जिसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है? एज्यूम करो मैं ऐसा फ्लक्चुएशंस क्या क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, जैसे कि हमारा दुनिया, जब मैं बोलता हूँ हम इमेजिन करते हैं नीचे एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। आप इमेजिन करो कि प्लैनेट का मास कांस्टेंट नहीं है, प्लैनेट का मास धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है। मास इंक्रीजिंग विथ टाइम। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मास तो कंजर्वेशन, हाँ समझ लो कि वो जो प्लैनेट नया फॉर्म हो रहा है, कहीं और से छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं और उसके हिट करके उसके अंदर रह रहे हैं। तो ये भी एक वे है कि मास टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं उसको हिट कर रहे हैं। तो मास अगर इंक्रीज करेगा तो वो जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है ना, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि आपका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है कहीं ना कहीं G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल M का डिपेंडेंस है कि नहीं? अगर मैं कहूंगा कैपिटल M इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और इसी फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर हो गया कि हाँ? एक हाँ जी क्या सर? सर वो लास्ट लाइन आप जो बोले जी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो एक लिखे एक्सप्रेशन है थोड़ा समझा दीजिए। ये वाला, ये तो ग्रेविटेशन वाला मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसका फॉर्मूला है, ये पढ़े 10th क्लास में? ये सर पढ़ी थी, लेकिन अभी जो आप बोले वो ठीक से समझ नहीं पाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्लैनेट के वजह से, ये फॉर्मूला भूल जाओ, मैं FG लिख रहा हूँ। समझ लो कोई प्लैनेट है और वो प्लैनेट आपको फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है नीचे, बट ये जो फोर्स है ये अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये फोर्स क्यों टाइम के साथ चेंज होगा?
क्योंकि जो ये जो फोर्स क्रिएट होता है ना, जो अर्थ आपको नीचे खींचने का कोशिश करता है, अर्थ के मास की वजह से वो फोर्स क्रिएट होता है। अब अगर अर्थ का मास इंक्रीज होते जाता है टाइम के साथ, तो फिर क्या होता है, वो जो फोर्स है वो या जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज होता है कि नहीं, अगर अर्थ का मास समहाउ इंक्रीज होता रहता तो। समझ में आया जिज्ञासा? यस सर। ठीक है, नेचुरल है। मैं बस ये प्रूफ करना चाहता था कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आई कैन टॉक अबाउट ए चेंजिंग एक्सेलरेशन। मैंने एक एग्जांपल दिया बस, मेरा पॉइंट था चेंजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करने के लिए, बट एक फीलिंग देने के लिए कि चेंजिंग एक्सेलरेशन इन रियलिटी पॉसिबल है, एक फीलिंग देने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया। तो ओवरऑल चेंजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, और एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं बेटर लिखूं f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखूंगा तो अच्छा होगा। तो फोर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ऑफ कोर्स। तो समझ लो यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है, और जैसे जैसे टाइम चला गया या टाइम इंक्रीज हुआ, या फिर आप जैसे नीचे गिर रहे थे यहाँ पे आपको 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन फील हो रहा है। फिर जैसे जैसे नीचे गिरे यहाँ पे आपको 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये एक केस है जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी तो बहुत वियर्डली चेंज होगा। अर्थ पे क्या होता था, आपका जो g का वैल्यू था उसका एक कांस्टेंट वैल्यू था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब बॉल जब गिरता था एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो अगर मैं पूछूं टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू आपका तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड। बट यहाँ पे मैं अगर पूछूंगा कि व्हाट इज v, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सीधा gt इंटू टी नहीं कर सकते, पूरा गलत होगा। क्योंकि कंप्लीट टाइम t के लिए 5 सेकंड में ये g कंप्लीटली चेंज हो रहा है, हर छोटे छोटे टाइम में चेंज हो रहा है। तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे पता है जो g है वो हर छोटे छोटे टाइम में चेंज हो रहा है, छोटे छोटे टाइम में। तो मैं इतना छोटा एक टाइम लूंगा कि मैं एज्यूम करूंगा g कांस्टेंट है, तो लेट दैट टाइम बी dt। सो इन टाइम dt योर g is constant for small time dt। टोटल टाइम के लिए मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो तब मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे टाइम जा रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसको टोटल चेंज अगर मुझे इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कोई भी चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग फोर्स का मतलब चेंजिंग एक्सेलरेशन, चेंजिंग एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने कल भी किया था, और वो पॉइंट मैंने आज भी बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो क्लियर है। हाँ देवाशीष महापात्र बोलो। सर ये लास्ट पॉइंट थोड़ा समझ में है, वो जीटी इंटू टी क्यों नहीं हो सकता? जीटी इंटू टी क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हो v इज इक्वल टू 80, तो a का एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है, बट यहाँ पे a का कोई यूनिक वैल्यू है क्या? नो सर। तो अगर आप करोगे कि सर मैं यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, कुछ इस प्रकार का करूंगा कि v इज इक्वल टू g ऑफ t इनटू टाइम। कौन सा टाइम? समझ लो ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम 5 सेकंड लगा, एग्जांपल 5 सेकंड्स में कितना आया, कितना वेलोसिटी गेन किया। तो अगर आप ये फॉर्मूला लिखोगे, क्या आप मुझे प्रिसाइसली बोल सकते हो कि कौन सा जी यूज करोगे, 10 करोगे, 12 करोगे, 15 करोगे? नो सर। क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है ही नहीं। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने प्रूव कर दिया कि आप ऐसे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उस 5 सेकंड में ये जो जी बार बार चेंज हो रहा है, आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? गलत है। अब जबकि हमको पता लग गया कि ये कंप्लीटली गलत है, तो सही कैसे निकाले?
सही ये है, मुझे अगर पता है एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग में सोचूंगा कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ए टी, ये तब यूज कर सकता हूँ जब मेरा एक्सेलरेशन t टाइम तक कांस्टेंट रहता है। तो आप सोचोगे क्या करूं, फिर आप बोलोगे कि देखो एक काम किया जा सकता है, मुझे पता है छोटा टाइम dt के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। याद करो इंटीग्रेशन, बार बार बोलता था एक छोटे टाइम dt के लिए जो भी हाइट वाइट जो भी कैलकुलेट करो वो कांस्टेंट है। क्या वो एक्यूरेट स्टेटमेंट है? वो एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है, एक एरर आएगा, ट्रायंगुलर एरर आएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब वो एरर को कैसे हटाना है? ऑफ कोर्स अगर आपका इंटरवल बहुत छोटा है तो वो हट जाएगा एरर। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ इतना छोटा इंटरवल ऐड होता है कि एरर ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अगर मुझे टोटल टाइम t के लिए 5 सेकंड के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना वेलोसिटी गेन किया, तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके 5 सेकंड्स तक। g को मैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो समझ लो दो केस हैं, ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। अब समझ लो कि दोनों केस में